नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल कहानी और कविता में स्वागत है। मेरा नाम मनोज भाटिया है। अभी आप शहादत हसन मंटो जी द्वारा लिखित कहानी ठंडा गोश्त सुनने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी पसंद आने पर उसे अपने दोस्तों व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी ठंडा गोश्त। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। पूरा शहर एक अजीब खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह काफ़ी परेशान सा दिख रहा था। वह अपने ख्यालात के उलझे हुए धागे खोलने में गुम था और हाथ में किरपान लिए कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी से गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग के नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले, थलथल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आँखें, रसीले होठ और काले लंबे घने बाल। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि कुलवंत कौर बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े कांप रहे थे, मगर उसके लंबे चौड़े कद और नैन नक्श से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए वही मर्द ठीक रहेगा। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फ़ौरन ही अपनी आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी तरफ जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर ज़बान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई जवाब हुआ माँ यवा? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के जाने पहचाने चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और अचानक दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है तू। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का बीज ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर सैया, कसम वाहे गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं है। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का शक और ज़्यादा मजबूत हो गया
और अपना ऊपरी होठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंबोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जफियाँ तेरे निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने विरोध ना किया, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वह हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूँछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को वासना भरी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूले पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सैया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप का चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज़ का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूँछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और यह कहकर उसने और अधिक जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीनों को भंबोड़ा, उभरे हुए कूलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज़ आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर लिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सैया काफ़ी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के गर्म उबलते हुए शरीर को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डो, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूलों पर हाथ रखकर एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। खा वाहिगुरु जी की कसम, क्या उसकी तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहिगुरु जी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ स्वीकार किया और हाँ में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। देखते ही देखते लहू के फवारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए।
साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर बाद प्रार्थना भरी आवाज़ में कहा, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूँछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? खून ईशर सिंह की ज़बान तक पहुँच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। वह बड़बड़ाया, और मैं 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ईशर सैया, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीर दिया है तूने मेरा, लहू बह रहा है। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊँगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कर्राने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूँछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईशर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, आज ये मेवा भी चख देख। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बामुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो लड़की मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था।